आपको लगता नहीं है कि देयर विल बी अ केस ऑफ कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स? यकीनन टैक्स का जो सब्जेक्ट है वो एक बड़ा टेक्निकल साइड का है। लॉ के ऊपर प्रॉपर ग्रिप होनी चाहिए। प्रेसिडेंट्स का आपको पता होना चाहिए। कोई भी जज की कुर्सी पे जब बैठता है तो उसे इंसाफ, उससे तवक्को होती है, चाहे वो गवर्नमेंट के फेवर में जाए या वो टैक्स पेयर के फेवर में। आज के प्रोग्राम में हम समझने की कोशिश करेंगे कि टैक्स एक्सपर्ट्स इन अमेंडमेंट्स को कैसे देखते हैं, वेदर पीपल आर गोइंग टू वेलकम दिस, या फिर ये वाला मामला कोर्ट की नज़र हो जाएगा। और फिर एज़ यूजुअल जैसे हमने सुपर टैक्स से लेके काफ़ी सारे मामला, सिम्स के मामला को देखा कि जो गवर्नमेंट फैसले तो कर लेती है मगर एग्जीक्यूट नहीं कर पाती। लेकिन ये कानून चूंकि अभी बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है लोगों को, आहिस्ता आहिस्ता ये कानून भी टेस्ट ऑफ अपील उसमें जाएगा, चैलेंज होगा। और क्या पता जैसे सिम वाला कानून चैलेंज हो गया है, ये भी चैलेंज हो गया, इसमें भी कोई स्टे ऑर्डर आ जाए। क्या आपकी ये सोच है कि आपका जो 3 ट्रिलियन का पेंडेंट केसेस हैं उसका 30% आ जाए और आप राजी हो जाएं, या इससे आगे की आपकी सोच ही नहीं है? खैर से आपने बिल्कुल सही तज्जिया किया और सही सवाल किया कि 30% मिल जाएगा तो क्या उससे खुश हो जाएंगे? मैं समझता हूं अगर सही डिमांड क्रिएट हो तो वो 100% रिकवर होनी चाहिए जाएगी कि वो 30% से खुशी मिल जाए। आपको पता है जून के करीब डिमांड्स क्रिएट करने का प्रेशर होता है, तो बहुत सारे डिमांड्स फ्रिवलेस क्रिएट सही नहीं होती है, जो बाद में खत्म हो जाती हैं, लेकिन क्रिएट कर दी जाती है। मसला ये है कि आप टैक्स पेयर को तो स्क्वीज कर रहे हैं, लेकिन जो टैक्स की डिमांड क्रिएट कर रहा है उससे कभी कोई सवाल करते हैं कि भाई ये गलत डिमांड क्यों क्रिएट की, ये रेवेन्यू क्यों नहीं मिला? अगर डिमांड क्रिएट की थी तो ऐसी क्रिएट करनी चाहिए थी जिससे रेवेन्यू मिल जाता। 6 मई से पहले एक टैक्स पेयर के पास कमिश्नर अपील्स का फोरम होता था, ये फोरम नंबर 1 था। एपेलेट ट्रिब्यूनल का फोरम था, ये फोरम नंबर 2 था। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस ऑफ लॉ को एंटरटेन करते। अब किया ये है इन्होंने, इस अमेंडमेंट के नतीजे में हुआ ये है कि अगर इनकम टैक्स की कोई भी टैक्स डिमांड रेज होती है जो कि 2 करोड़ रुपए से ऊपर है, उसमें जो है हुआ ये है कि वो अब डायरेक्ट ट्राइब्यूनल में फाइल किया जाएगा। तो जो जिस बुनियाद की वजह से इसको अमेंडमेंट को लाया गया था, मेरे ख्याल से तो ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगी। एक तरफ तो ये हो जाएगा, दूसरी तरफ अपील की फीस को बहुत बढ़ा दिया है। पहले जो अपील की फीस 2,500 थी उसको 20,000 कर दिया है, और 5,000 की फीस को 50,000 कर दिया है। तो ये क्या इससे हासिल क्या होगा? यानी एक नॉर्मल टैक्स पेयर, यानी जो अगर उसके खिलाफ कोई फ्रिवलेस टैक्स डिमांड रेज कर दी जाती है तो क्या वो अपील के फोरम पे भी ना जाए? जब आप ये कहते हैं कि 2,400 अरब के केसेस हज़ारों की तादाद में पेंडिंग है, दैट शोज़ के अभी परफॉर्मेंस का लेवल क्या है। किसी ने फ्रिवलेसी डिमांड क्रिएट की, अब वो सीधा हाई कोर्ट जाए जहाँ पे पहले से पेंडिंग केसेस की लाइंस लगी हुई थी, और उसको रेमेडी ये है कि वो 30% उसको जमा कराना है, अदरवाइज उसकी जान खुलासी नहीं है। तो सही फरमाया आपने। अब गवर्नमेंट ने कम से कम ये चीज इंश्योर कर ली है कि जो स्टे में जाएगा वो 30% जरूर देगा। और मैं समझता हूँ कि ये पहले भी इस टाइप की लॉ में अमेंडमेंट्स आई थी। पहले एक जमाने में 10% थी, फिर वो 15% हो गई थी, और अल्टीमेटली क्या हुआ, उनको खत्म किया गया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। 6 या 7 जून को बजट आया चाहता है। गवर्नमेंट की सबसे बड़ी परेशानी जो है वो 12 खरब रुपए के महसूलात हैं। IMF के दिए हुए टारगेट्स हैं बिजली के नरखों को बढ़ाना है, लेकिन लोग जिस वजह से परेशान हैं दैट इज़ द प्रॉपर्टी एंड दैट इज़ द इंडिविजुअल टैक्स, एंड दैट इज़ अ चेंज विच रिलेट्स टू द अमेंडमेंट इन द अपील प्रोसेस। जो लोगों को इस वक्त डिस्प्यूट हैं उसके वॉल्यूम के बारे में कहा जाता है कि वो उसकी वैल्यू टर्म जो है वो खरबों में जा रही है, और गवर्नमेंट ये समझती है कि ये एक बहुत ही नाइस सा शॉर्टकट है कि किसी टैक्स अमेंडमेंट के ज़रिए इन पेंडिंग केसेस के जो वॉल्यूम है उसको टैक्स लगाकर उसके ऊपर कोई ऐसा मेजर लेकर कि जिससे रेवेन्यू में पैसे आ जाएं, गवर्नमेंट उसका फ़ायदा उठा सकती है, रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, 12 खरब का जो रेवेन्यू टारगेट है उसको मीट कर सकती है। आज के प्रोग्राम में हम समझने की कोशिश करेंगे कि टैक्स एक्सपर्ट्स इन अमेंडमेंट्स को कैसे देखते हैं,
वेदर पीपल आर गोइंग टू वेलकम दिस, या फिर ये वाला मामला कोर्ट की नज़र हो जाएगा और फिर एज़ यूजुअल जैसे हमने सुपर टैक्स से लेके काफ़ी सारे मामलात सिम्स के मामलात को देखा कि जो गवर्नमेंट फ़ैसले तो कर लेती है मगर एग्जीक्यूट नहीं कर पाती। देखेंगे, तज्ज़िया करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे एक्सपर्ट से कि वो इन टैक्स अमेंडमेंट्स को कितना इम्प्लीमेंट होते हुए देख रहे हैं। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमें ज्वाइन करेंगे ज़ीशान मर्चेंट। ही हैपन्स टू बी अ टैक्स एक्सपर्ट एंड अ टैक्स बार मेंबर। ज़ीशान साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ज़ीशान साहब, ये जो टैक्स अमेंडमेंट्स हैं जिसका बहुत चर्चा है, काफ़ी किसी हद तक लोगों को परेशानी भी है, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा कमेंट करें कि इतनी उजलत क्या है, इतना क्विकली गवर्नमेंट ने इसको एक्ट किया है, 6-7 तारीख को बजट आ जाएगा। सो व्हाट इज़ द पर्सपेक्टिव, व्हाट आर दीज टैक्स अमेंडमेंट्स और इसकी इम्प्लीकेशंस अगर कोई हैं या एडवांटेजेस हैं तो वो क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने पिछले कुछ अरसे पहले खबरों में बड़ा सुना होगा कि जी एफबीआर के एपेलेट फोरम पे कोई 2,400 बिलियन के ऐसे केसेस हैं जो पेंडिंग हैं और वो जो है सेटल नहीं हो रहे हैं, और इसकी वजह से जो है एक खतीर रकम है जो इस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को नहीं मिल रही। तो उसके बाद जो है इस पे एक्शन लिया गया हर जगह से। तो ये फैसला किया गया कि इसको ट्रायल को स्पीडी किया जाए, और उसके नतीजे में आपने देखा कि एक एपेलेट सिस्टम के ऊपर जो है प्रपोज अमेंडमेंट आई, उसको बिल्कुल तेजी से जो है अप्रूव कर दिया गया, और अब जो है वो अमेंडमेंट एक्ट की सूरत में आपके सामने है। और इससे अब हुआ ये है कि 6 मई ऑनवर्ड्स कोई भी अगर टैक्स ऑफिसर जो है किसी टैक्स पेयर के अगेंस्ट में कोई ऑर्डर पास करता है, तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट में जो अपेलेट सिस्टम है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। इसको मैं पहले थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता दूं कि 6 मई से पहले एक टैक्स पेयर के पास कमिश्नर अपील्स का फोरम होता था, ये फोरम नंबर 1 था। एपेलेट ट्रिब्यूनल का फोरम था, ये फोरम नंबर 2 था। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस ऑफ लॉ को एंटरटेन करते थे। इस तरीके से मैक्सिमम 4 फोरम्स थे पहले एक टैक्स पेयर के पास। अब किया ये है इन्होंने, इस अमेंडमेंट के नतीजे में हुआ ये है कि अगर इनकम टैक्स की कोई भी टैक्स डिमांड रेज होती है जो कि 2 करोड़ रुपए से ऊपर है, उसमें जो है हुआ ये है कि वो अब डायरेक्ट ट्राइब्यूनल में फाइल किया जाएगा। तो अब इसका नतीजा ये हुआ कि कमिश्नर अपील का फोरम जो है वो उसके लिए टैक्स पेयर के लिए खत्म हो गया। तो अब बेसिकली टैक्स पेयर के पास एक ही फोरम है जो फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी का फोरम है, जो कि अब कमिश्नर अपील्स है। ये इस वजह से होगा ये कि बहुत ज्यादा लिटिगेशन पेंडिंग होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि पहले होता ये था कि बहुत सारी ऐसी डिमांड्स कमिश्नर अपील से खत्म हो जाती थी कि जो कि ठीक नहीं होती थी, लेकिन अब वो डिमांड्स डायरेक्टली जो है वो कमिश्नर अपील की जगह पे वो जाएगी ट्राइब्यूनल में, और ट्राइब्यूनल के बाद जो है हाई कोर्ट में जाएगी। तो एक तरीके से ट्राइब्यूनल पे भी प्रेशर पड़ जाएगा, हाई कोर्ट्स पे भी प्रेशर पड़ जाएगा, और अल्टीमेटली होगा ये कि पेंडेंसीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो जो जिस बुनियाद की वजह से इसको अमेंडमेंट को लाया गया था, मेरे ख्याल से तो ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगी। एक तरफ तो ये हो जाएगा, दूसरी तरफ अपील की फीस को बहुत बढ़ा दिया है। पहले जो अपील की फीस 2,500 थी उसको 20,000 कर दिया है, और 5,000 की फीस को 50,000 कर दिया है। तो ये क्या इससे हासिल क्या होगा? यानी एक नॉर्मल टैक्स पेयर, यानी जो अगर उसके खिलाफ कोई फ्रिवलेस टैक्स डिमांड रेज कर दी जाती है तो क्या वो अपील के फोरम पे भी ना जाए? परेशानियां होंगी इससे। सिस्टम कैसे कन्वर्ट होगा? क्योंकि अभी तो सिस्टम ये है कि आप डायरेक्टली कमिश्नर अपील के पास जाते थे, तो आपको डायरेक्टली ट्राइब्यूनल जाना है। पहले ट्राइब्यूनल में 60 दिन के बाद जाया जाता था, अब ट्राइब्यूनल में 30 दिन के बाद जाना है। तो टैक्स पेयर को तो आपने हर जगह से कंट्रैक्ट करने की बात की है, उसको कम कर रहे हैं आप। तो ये चीज मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है, और इस चीज को जरूर रिविजिट करना चाहिए। जब आप ये कहते हैं कि 2,400 अरब के केसेस हज़ारों की तादाद में पेंडिंग है, दैट शोज़ के अभी परफॉर्मेंस का लेवल क्या है। मुझे ये बता दें कि इन अमेंडमेंट के बाद वो वाले केसेस जो हैं वो नए कानून के हिसाब से चलेंगे, रिट्रोस्पेक्टिवली ये कानून अप्लीकेबल होगा या प्रोस्पेक्टिवली होगा?
कंफ्यूजन रिभा में, लेकिन इसमें अब क्लैरिटी आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। डिसीजन यही हो रहा है कि जो 6 मई के बाद ऑर्डर्स पास होंगे वो नए कानून के तहत होंगे, और जो इससे पहले के ऑर्डर्स पास हो चुके हुए हैं या उनकी अपीलें दर्ज हो चुकी हुई हैं कमिश्नर अपील के बाद, वो उसी तरह से चलेंगी। तो ये बेसिकली एक एक टाइमिंग डिफरेंस होगा कि जो आहिस्ता 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 खत्म होके फिर हर केस जो है या तो कमिश्नर अपील तक जाएगा या ट्रिब्यूनल तक जाएगा। उसके ऊपर जो है अब मजीद जो है कुछ अरसे के बाद एक ही फोरम रह जाएगा, लेकिन जो पुरानी अपील्स है वो उसी तरह से चलेगी। तो जीशान साहब, मुझे तो बॉटम लाइन ये समझ में आई है कि को रेवेन्यू बढ़ाने के लिए आई थिंक ये बहुत क्विकली हेस्टेंट स्टेप्स लिए गए, फीसिस का बढ़ाना और रिट्रोस्पेक्टिवली चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना, आई जो पेंडिंग केसेस हैं उसमें भी स्टे 30% के ऊपर दे देंगे। तो क्या आपकी ये सोच है कि आपका जो 3 ट्रिलियन का पेंडेंट केसेस हैं उसका 30% आ जाए और आप राजी हो जाएं, या इससे आगे की आपकी सोच ही नहीं है? खैर से मैं ये समझता हूँ कि इस टाइप की मूव्स जब भी की जाती है ये बड़ी काउंटर प्रोडक्टिव होती हैं। इस पे रेजिस्टेंस भी होती है और ये काउंटर प्रोडक्टिव भी होती है। उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह ये है कि आप सिस्टम को चोक करते चले जाएंगे। राइट, आप जो पहले 2 फोरम्स पे हो रहा था, अब वो एक फोरम पे प्रेशर आएगा, और राइट, वो प्रेशर आने से पेंडेंसीज बढ़ जाएंगी। एक तरफ आपने 30% जो है वो स्टे जो पहले विदाउट एनी पेमेंट ऑफ टैक्स हो जाता था, क्या ही बेहतर होता कि अगर ये अपील्स को इस तरह से करने के बजाय उस टैक्स पेयर से भी सवाल करते कि उसने ये फ्रिवलेस टैक्स डिमांड या गलत टैक्स डिमांड क्यों रेज की है। आपको पता है जून के करीब डिमांड्स क्रिएट करने का प्रेशर होता है, तो बहुत सारे डिमांड्स फ्रिवलेस क्रिएट सही नहीं होती है, जो बाद में खत्म हो जाती हैं, लेकिन क्रिएट कर दी जाती हैं। मसला ये है कि आप टैक्स पेयर को तो स्क्वीज कर रहे हैं, लेकिन जो टैक्स की डिमांड क्रिएट कर रहा है उससे कभी कोई सवाल करते हैं कि भाई ये गलत डिमांड क्यों क्रिएट की, ये रेवेन्यू क्यों नहीं मिला? अगर डिमांड क्रिएट की थी तो ऐसी क्रिएट करनी चाहिए थी जिससे रेवेन्यू मिल जाता। आपने बिल्कुल सही तज्जिया किया और सही सवाल किया कि 30% मिल जाएगा तो क्या उससे खुश हो जाएंगे? मैं समझता हूं अगर सही डिमांड क्रिएट हो तो वो 100% रिकवर होनी चाहिए जाएगी कि वो 30% से खुशी मिल जाए। तो मुझे नहीं लगता कि ये सिस्टम जो है इतना फायदेमंद होगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए, या ये सही चल सकेगा या नहीं चल सकेगा, उसमें कैसे आगे बढ़ेंगे, इट इज नीड टू बी सीन एंड टाइम विल टेल कि ये क्या अच्छी मूव थी या अच्छी अमेंडमेंट थी या फिर इसको वापस लिया जाएगा। ये फरमाइएगा एज अ टैक्स एक्सपर्ट के व्हेन पीपल से कि जो ऑलरेडी हार्डशिप्स हैं वो कम नहीं होंगी, कहा क्लेम तो किया जा रहा है कि लोगों की हार्डशिप्स, टैक्स पेयर की हार्डशिप्स में कमी होगी, आपकी बातों से ये लग रहा है कि वो एक्यूमुलेट हो जाएंगी, यानी किसी ने फ्रिवलेसी डिमांड क्रिएट की, अब वो सीधा हाई कोर्ट जाए जहाँ पे पहले से पेंडिंग केसेस की लाइंस लगी हुई थी, और उसको रेमेडी ये है कि वो 30% उसको जमा कराना है, अदरवाइज उसकी जान खुलासी नहीं है। तो सही फरमाया आपने। अब गवर्नमेंट ने कम से कम ये चीज इंश्योर कर ली है कि जो स्टे में जाएगा वो 30% जरूर देगा। और मैं समझता हूँ कि ये पहले भी इस टाइप की लॉ में अमेंडमेंट्स आई थी। पहले एक जमाने में 10% थी, फिर वो 15% हो गई थी, और अल्टीमेटली क्या हुआ, उनको खत्म किया गया क्योंकि ये समझ में आ गया था कि ये जो लिमिट्स लगाई गई हैं वो ठीक नहीं है। ये कानून चूंकि अभी बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है लोगों को, ये आहिस्ता आहिस्ता ये कानून भी टेस्ट ऑफ अपील उसमें जाएगा, चैलेंज होगा, और क्या पता जैसे सिम वाला कानून चैलेंज हो गया है, ये भी चैलेंज होके इसमें भी कोई स्टे ऑर्डर आ जाए। अच्छा, राइट ऑफ अपील इज टेकन अवे, जब आप इसको पढ़ते हैं तो हाउ डू यू रीड इट? देखिए, राइट ऑफ अपील का जो टेकन अवे तो नहीं है, लेकिन एक फोरम अलबत्ता जरूर कम कर दिया है। होता हमेशा इससे ये था कि पहले एक बुनियादी तौर पे अगर आप इसको देखें तो हिस्टोरिकली भी यही होता रहा है कि पहले एक अफसर ऑर्डर पास करता था, वो उससे ऊपर के ग्रेड के कमिश्नर के पास जाता था, जो पहली फर्स्ट फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी होती थी, राइट, जो सिंगल बेंच या एक जज सुनता था। फिर राइट, उसके बाद ट्राइब्यूनल में जाते थे मैटर, जिसको 2 जजेस सुनते थे, डिविजनल बेंच जिसको कहा जाता है, जहाँ पे एक लीगल साइड का जज होता था और एक अकाउंटिंग साइड का जज होता था। तो वो दोनों मिलकर और एक फैसला करते थे, और उसके बाद भी अगर टैक्स पेयर को जो है उससे
परेशानी होती थी तो सिर्फ क्वेश्चंस ऑफ लॉ वो जाते थे हाई कोर्ट। अब तो क्वेश्चंस ऑफ टैक्स। लॉ के बजाय बहुत सारे मैटर्स जो है वो सीधा रेफरेंस के तौर पे हाई कोर्ट में जाएंगे और हाई कोर्ट का बर्डन बहुत बढ़ जाएगा। वैसे ही हाई कोर्ट में जजेस की कमी है, वैसे ही हाई कोर्ट में इतनी पेंडेंसी है, तो मैं नहीं समझता कि ये मूव करने से हाई कोर्ट के ऊपर कितना बर्डन होगा और जस्टिस कितना फोर्थ विथ डिस्पेंस हो सकेगा। क्योंकि हम हमेशा से पढ़ते आए कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो ये मैं समझता हूं कि अगर फौरी इंसाफ ना हुआ तो ये तो साला साल मैटर्स इसी तरीके से लिटिगेशन में चलते रहेंगे और हासिल कुछ ना होगा। जज कितना भी कॉम्पिटेंट हो, लॉ को समझने वाला हो, बट इस पर्टिकुलर टेक्निकल एस्पेक्ट की जो कैपेसिटी है, आपको लगता नहीं है कि देयर विल बी अ केस ऑफ कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स? यकीनन टैक्स का जो सब्जेक्ट है वो एक बड़ा टेक्निकल साइड का है। लॉ के ऊपर प्रॉपर ग्रिप होनी चाहिए, प्रेसिडेंट्स का आपको पता होना चाहिए। कोई भी जज की कुर्सी पे जब बैठता है तो उसे इंसाफ उससे तवक्को होती है, चाहे वो गवर्नमेंट के फेवर में जाए या वो टैक्स पेयर के फेवर में जाए, इंसाफ मुतवक्के होता है। और टाइमली इंसाफ, सिर्फ इंसाफ नहीं, टाइमली इंसाफ होना चाहिए। क्योंकि अदरवाइज हम आए दिन देखते हैं कि बैंक अकाउंट्स को सीज कर दिया जाता है, बैंक अकाउंट से जो है इलीगल रिकवरीज हो जाती हैं और फिर एक लिटिगेशन का दौर चलता है। तो मैं समझता हूं कि ये सिस्टम को चेंज करने से पहले कम से कम स्टेक होल्डर्स से जरूर डिस्कशन होनी चाहिए थी। कम से कम जो टैक्स बार्स हैं उसको जरूर उनके साथ ये डिलिबरेट होना चाहिए था कि ये सिस्टम को लाने से फायदा होगा या नुकसान होगा। एक तरफ तो लॉयर्स को मैं समझता हूँ बड़ा फायदा हो जाएगा कि अब वो हाई कोर्ट जाया करेंगे, फीसें बढ़ जाएंगी, लेकिन टैक्स पेयर को बड़ू इसमें जरूर नुकसान होगा। शायद लीगल साइड को, जो लॉयर साइड्स हैं, उनको तो शायद फायदा हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली टैक्स पेयर का नुकसान होगा, चाहे वो 30% टैक्स दे या वकीलों की ज्यादा फीस दे। मर्चेंट साहब, चूंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, एक तो हम चाहेंगे कि आप स्टेट अथॉरिटीज़ को कोई मैसेज देना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। दूसरा मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आखिर में आप कमेंट करें कि एक ये भी बात हो रही है कि प्रॉपर्टी टैक्स जिस रिहाइश में आप रहते हैं उसके अलावा जो भी प्लॉट्स हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स लगाना है। बिकॉज गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो ब्लैक इकॉनमी, डार्क साइड ऑफ द इकॉनमी है, रियल इस्टेट का उसमें कोई 92 ट्रिलियन का हिस्सा है। तो वो समझते हैं कि सारे जो अदर प्लॉट्स हैं अदर देन योर रेजिडेंस, उसको टैक्स आउट करके रेवेन्यू को ठीक किया जा सकता है। मैं आपके दूसरे कमेंट का पहले जवाब देता हूं और जो मैसेज दे रहा है उस पर बाद में आता हूं। देखिए, मसला ये है कि इस वक्त हम जब एक कोई प्लॉट खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं, राइट। प्लॉट बेचते हैं तो टैक्स देते हैं, खरीदते वक्त सीबीटी अलग देते हैं, बेचते वक्त कैपिटल गेन्स टैक्स अलग देते हैं। अगर वो विद इन 6 ईयर्स अगर आप बेच रहे हैं, आप सीबीटी के बाद रजिस्ट्रेशन फीस अलग देते हैं, टाउन टैक्स अलग देते हैं, अर्जेंट डॉक्यूमेंटेशन की फीस अलग देते हैं। तो कितने किस्म का टैक्स लिएगा आप? 7E जो रेंटल इनकम का, जो डीम्ड रेंटल इनकम का टैक्स 1% वो अलग देते हैं। तो प्रॉपर्टी पे कितना टैक्स लीजिएगा? ब्लैक इकोनॉमी आसान तरीका है, आप जो है ये जो एफबीआर रेट्स हैं इसको खत्म कर दीजिए, ओके। डीएसटी रेट्स को खत्म कर दीजिए। आप ये कह दीजिए कि अब जो प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शंस होगी वो फेयर मार्केट वैल्यू पे होगी, और अगर वो फेयर मार्केट वैल्यू से कम होगी तो जैसे दूसरे ममालिक में है कि वो 10% अपवर्ड करके प्राइस स्टेट खरीद लेती, तो स्टेट के पास खरीदने का राइट हो। लेकिन जो उसमें तरीकेकार क्या है कि आज जो भी जिसके पास जो एसेट्स डिक्लेयर्ड हैं वो उसको एक दफा रिवैल्यू कर ले, और रिवैल्यू करने के बाद आप उसको एक्चुअल वैल्यू पे ले लीजिए। तो जितना ब्लैक मनी का पैसा है वो प्रॉपर्टी से फिसल आउट हो जाएगा, प्रॉपर्टीज रियल वैल्यू पे आ जाएंगी और प्रॉपर टैक्स भी होगा। इस वक्त 3% परचेज पे टैक्स है अगर फाइलर खरीदता है, राइट। 10.5% नॉन फाइलर खरीदता है तो उसको टैक्स है। तो टैक्स तो है प्रॉपर्टी पे, राइट। कितना टैक्स लीजिएगा? एक ही सेक्टर से टैक्स लेना है, जो दूसरे अनटैप्ड सेक्टर है लाइक एग्रीकल्चर, क्या उससे टैक्स नहीं लेना आप? या दूसरी जो सेक्टर्स जो रिटेलर्स जो है उनसे टैक्स नहीं लेना? एक ही जगह से अगर टैक्स लेंगे तो अगेन फ्लाइट ऑफ कैपिटल होगा। राइट। ये तो मेरा 2 सेंट्स है ऑन प्रॉपर्टी। हैविंग सेड दैट, अब मैं आता हूं कि जो बात, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अगर टैक्सेशन या टैक्स बेस को बढ़ाना है तो इतने हाई टैक्स रेट में ये नहीं हो सकता। राइट। ट्रेडर्स को अगर आपको टैक्स नेट में लाना है तो ताजिर दो स्कीम
नहीं चल सकती। आपको राइट, ताजिर दोस्त की रिविजिट करना पड़ेगा, आपको ट्रेडर्स को फिक्स टैक्सेशन में लाना पड़ेगा और राइट, उनको ये एतमाद देना पड़ेगा कि पिछले ऑडिट्स नहीं हो। को एक जो पुराने जमाने में सेल्फ असेसमेंट स्कीम जिसमें ऑडिट नहीं होता था, ऐसी कोई स्कीम देनी पड़ेगी, तब जाके ट्रेडर्स टैक्स में आएंगे। आपको टैक्स बेस बढ़ाना है तो आप टैक्स रेट को कम कीजिए। जितना टैक्स रेट आप बढ़ाएंगे उतनी जो है वो टैक्स की डिक्लेरेशंस इनकरेक्ट होंगी या वो छुपाई जाएंगी। प्लीज, आपने टैक्स रेट्स हमेशा बढ़ाकर देख लिया, टैक्स बेस नहीं बढ़ा। एक दफा ऐसी एक्सरसाइज कीजिए, चाहे सिमुलेशन में कीजिए, कि टैक्स रेट को कम करके देखें, तो जो आपका स्मगल्ड गुड्स है वो वायबल नहीं रहेगा और वो आपका ऑफिशियल इकोनॉमी में आना शुरू हो जाएगा। चीजें बहुत सारी हैं, लेकिन स्टेप्स को अगर प्रॉपर स्टेक होल्डर्स के साथ या टैक्स के एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस करके अगर आप लेंगे तो शायद बेहतरी हो जाए और आपके टैक्स रेवेन्यूज और टैक्स बेस दोनों बढ़ जाए। उमर, आपने देखा कि दोनों की बातचीत आपने सुनी, ज़ीशान मर्चेंट की भी और मुज़म्मिल हिमानी की भी, और दोनों के जो व्यूज़ थे वो कुछ इस तरह के थे कि हार्डशिप्स कम नहीं होने जा रही। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो था मेरी नज़र में वो क्वेश्चन ऑफ लॉ का था, फैक्ट्स की जुरिस्डिक्शन का था, इन्वेस्टिगेटिव पावर्स जो एक्सटेंड किए जा रहे हैं कोर्ट्स की जानिब उसका था। बट व्हेन यू लुक एट इट होलिस्टिकली, हाउ डू यू लुक एट दीज अमेंडमेंट्स? सर, अगर मैं नटशल में बयान करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि अंडर द टेबल रेवेन्यू बढ़ेगा और जेन्युइन रेवेन्यू कम होगा। और इसकी सिंपल रीज़न ये है कि हार्डशिप जितना टैक्स पेयर के लिए बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा टैक्स पेयर विल गो फॉर इलीगल मैनर्स, इलीगल वेज टू काउंटर देयर डिस्प्यूट्स, ताकि वो जल्दी से जल्दी अपने काम को जा सके। तो ये नटशल मुझे अमेंडमेंट नज़र आती है। आपको लोगों की हार्डशिप में इजाफा होता हुआ नज़र आता है? बहुत ज़्यादा। थैंक यू उमर, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे ज़ीशान मर्चेंट, मुज़म्मिल हिमानी और उमर। तीनों ने तफसील के साथ हमें बताने की, समझाने की कोशिश की, हमारे नाज़रीन को भी, कि ये जो टैक्स अमेंडमेंट्स हैं, कहा तो ये जा रहा है कि दरअसल में ये लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए हैं, बट बॉटम लाइन ये नज़र आती है कि शायद गवर्नमेंट का फोकस सिर्फ रेवेन्यू की इन्हेंसमेंट है, फ़ीस का बढ़ाना, 30% ऑफ द लिटिगेशन अमाउंट के ऊपर को एकदम ख़जाने में जमा करने की ख्वाहिश रखना और ये सोचना कि ऐसा हो भी जाएगा। आई डोंट रियली थिंक दैट इज़ समथिंग विल हैपन। चीज़ें कोर्ट्स में जाएंगी, मसाइल का शिकार होंगी। दूसरे नंबर पर जो चीज़ हाईलाइट की गई तीनों एक्सपर्ट्स की जानिब से वो ये थी कि जो प्रोसेस है आज किसी हद तक आप कह सकते हैं कि कहा तो ये जा रहा है कि प्रोसेस को छोटा किया गया है, बट ऑन द फ्लिप साइड दिस इज़ ऑल्सो अ व्यू ऑफ द एक्सपर्ट्स कि जो लोग कॉम्पिटेंट हैं, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं और जिनके पास सब्जेक्ट मैटर की एक्सपर्टीज़ हैं, उनसे ये वाला जो टेक्निकल काम है, वैल्यूएशन का है, डिसीजन मेकिंग का है, एनालिसिस का है, तज्ज़िये का है, ये उस जुरिस्डिक्शन में जा रहा है कि जहाँ पर कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स हैं। और जब उमर ये कहते हैं कि अंडर द टेबल वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो शायद उससे मुराद ये है कि जिन लोगों को टैक्स के टेक्निकल मैटर्स की समझ नहीं होगी, वो जब फैक्ट्स को एनालाइज करेंगे तो फिर एक तरफ तो टैक्स पेयर के ऊपर एकदम बढ़ी हुई फ़ीस का बर्डन होगा, 30% स्टे करने के लिए अमाउंट जमा कराने का बर्डन होगा, और तीसरा जो गवर्नमेंट के केसेस में जिसको एडीआर कहते हैं, उस तरह का एक कल्चर जो है वो हाई कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शंस में भी आ सकता है। लोगों के मसाइल में इजाफा हो सकता है। इसका फॉलोअप हम ज़रूर लेंगे 6 तारीख को बजट आने के बाद। लोगों से भी पूछेंगे और टैक्स एक्सपर्ट से भी पूछेंगे। उमर, स्टूडियो में वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह की तजदीद को अगले प्रोग्राम में भी जारी रखेंगे। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।